हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके केमिस्ट्री के एक बेहतरीन से लेक्चर में, जिसमें हम आप सभी को सिखाने वाले हैं क्वांटम संख्या, जो कि क्लास 11th हो, चाहे आप क्लास 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप IIT जे की तैयारी कर रहे हैं। ये क्वांटम संख्या बेसिक है, क्लास 11th का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं क्वांटम संख्या को एक क्लास में बिना किसी देरी के। अगर आप क्लास 11th में, क्लास 10th में, या फिर आप 9th 10th 11th 12th में आप केमिस्ट्री की बेसिक तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बेसिक से पदार्थ, परमाणु आदि चीज़ों के बारे में नॉलेज दिया जा रहे हैं। आप सभी लोग वीडियो सेशन में जाके आप सभी लोग देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके बेसिक केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्वांटम संख्या को बिना किसी देरी के साथ। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप सभी के पास पहले पहुँचे। आखिर आप सभी को पहले ये जानना चाहिए कि क्वांटम संख्याएं होती क्या हैं। तो अगर हम सिंपल में समझें तो क्वांटम संख्या आपकी वे संख्याएं होती हैं जो परमाणु के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी देती हैं। क्या? परमाणु के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी देती हैं। आइए इस क्वांटम संख्या क्या है थियरी के थ्रू समझते हैं। तो क्वांटम संख्या मैंने आपको बताया, सिंपल में मैंने आप सभी को बता दिया कि क्वांटम संख्या वे संख्या होती है जो परमाणु के बारे में स्पष्ट जानकारी हमें प्रदान करती हैं। आखिर अब इस थियरी को पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं। हाँ, तो चलिए इस थ्योरी के थ्रू समझते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को ढूंढने के लिए उसके देश, राज्य, शहर और मकान नंबर, पते की ज़रूरत होती है, तो ठीक उसी प्रकार परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की सटीक स्थिति, ऊर्जा, कक्षक का आकार और उन्हें घूमने की दिशा जानने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम क्वांटम संख्या कहते हैं। मतलब कि क्वांटम संख्याएं आपकी वे संख्याएं होती है जो परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की सटीक स्थिति, ऊर्जा, कक्षक का आकार और उसमें घूमने की दिशा जानने के लिए हम जिन भी संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम क्वांटम संख्या कहते हैं। आखिर ये आपके वास्तविक में क्वांटम संख्या कितनी होती हैं? तो मुख्य रूप से आपके चार क्वांटम संख्याएँ होती हैं। कौन कौन सी? तो आइए समझते हैं बेसिक से अच्छे से एक एक करके। तो सबसे पहले नाम को समझ लेते हैं कि आखिर क्वांटम संख्या होती कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे देखिए आप सभी को बताया रहा है कि क्वांटम संख्या आखिर होती कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला जो क्वांटम संख्याएं होती हैं वो होती हैं आपकी मुख्य क्वांटम संख्या। क्या? मुख्य क्वांटम संख्याएं होती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसे समझ सकते हैं। और दूसरा होता है आपका कक्षक क्वांटम संख्याएं। क्या? कक्षक क्वांटम संख्याएं होती हैं। और तीसरा होता है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्याएं। और चौथा होता है आपका स्पिन क्वांटम संख्याएं। मतलब कि क्या होता है? स्पिन क्वांटम संख्याएं। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ओके, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी आप सभी को। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके समझते हैं आखिर क्वांटम संख्याएं को। तो सबसे पहले जान लीजिएगा, जो मुख्य क्वांटम संख्याएं होते हैं इसको हम n से लिखते हैं। और जो आपके कक्षक क्वांटम संख्या होती है इसको हम l से लिखते हैं। और जो आपके चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है इसको m से लिखते हैं। और जो आपके स्पिन क्वांटम संख्या होती हैं इसको हम s से लिखते हैं। ओके, हाँ, तो एक बात आप सभी को और समझाना है, ध्यान से समझिएगा। जो आपकी यहाँ पे कक्षक क्वांटम संख्याएं हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम एक नाम से और जानते हैं, जिसको कहते हैं हम क्या? द्विगंशी क्वांटम संख्या। क्या? इसको हम कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। यहाँ तक की बातें के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या। और एक समझ लीजिए, जो आपका यहाँ पे स्पिन क्वांटम संख्या है, इसका मतलब होता है चक्रण क्वांटम संख्या। क्या? चक्रण क्वांटम संख्या। ओके, द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं किसको? कक्षक क्वांटम संख्या को, या फिर अजीमुथल क्वांटम संख्या को। और स्पिन क्वांटम संख्या को हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। तो आइए अब एक एक करके समझते हैं अपने क्वांटम संख्या को, जो चार होते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम n से लिखते हैं। क्या? जिसको हम n से लिखते हैं। क्या? n की वैल्यू आपकी 0 हो सकती है। तो जो n की वैल्यू होती है ये आपकी 0 नहीं हो सकती है, कभी भी n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ओके, आइए आगे करके समझते हैं। n की वैल्यू जो होती है वो आपकी हमेशा एक पूर्णांक होती है, या फिर प्राकृतिक संख्याएं होती है। ओके, जो आपकी मुख्य क्वांटम संख्याएं होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से लिखते हैं, यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर या कोष को दर्शाती है। ये किसको दर्शाती है? जो आपके मुख्य क्वांटम संख्या होती है ये मुख्य ऊर्जा स्तर या कोष को दर्शाती है, सेल को दर्शाती है।
इससे परमाणु के आकार का पता चलता है। क्या? इससे परमाणु के आकार का पता चलता है। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे n से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मान हमेशा एक पूर्णांक होता है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, आप सभी से MCQ पूछा जा सकता है कि इसका मान होता है क्या? तो पूर्णांक होता है। n की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 ऐसे ले सकते हैं। इन्हें क्रमशः KL-MN कोष भी कहते हैं। किसको? मुख्य क्वांटम संख्या को। तो किसी कोष में, मैंने आप सभी को उसमें बताया था ना, किसमें? अफबाउ के नियम में, किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। क्या होती है? 2n² होती है। मतलब अगर हमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करना है तो वो आपकी 2n² होती है। क्या होती है? 2n² होती है। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल हो गया 2s। 2s में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? तो n की वैल्यू हम 2 रखेंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 स्क्वायर के साथ, 2 दूनी 4, आपकी 8 अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकती हैं। कितना? 8 अधिकतम इलेक्ट्रॉन आपकी हो सकती है। किसमें? किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। n आपका 2 है, 2 × 2 स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। मुख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी 8 हो जाएगी अधिकतम। किसमें? 2s में। यह इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो आपकी 2n² होती है। मुख्य क्वांटम संख्या जिसको n से दर्शाते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, 2s में आपकी n कितना होगा? 2s में आपका जो n होगा ये n आपका 2 हो जाएगा। क्या? 2 आपका n हो जाएगा। और बात करते हैं आपके 4s में, जैसे कि बात कर लेते हैं 4s में, तो n की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं 3D में तो n की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं 5p पे तो n की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। मतलब कि जो कोष के पहले, जो आपके उपकोष के पहले नंबर होते हैं वही आपके होते हैं n, मतलब कि मुख्य क्वांटम संख्या। आइए दूसरे नंबर पे चलते हैं, जो कि है आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या। क्या? द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको हम क्या कहते हैं? कक्षक क्वांटम संख्या के नाम से भी जानते हैं। इसको हम L से लिखते हैं। यह कोष के अंदर उपस्थित उपकोष और कक्षक की आकृति को दर्शाती है। इसे L से प्रदर्शित करते हैं। नियम क्या होता है इसका? नियम होता है जो L का मान होता है वो 0 से लेकर के n-1 तक होता है। क्या? 0 से लेकर के n-1 तक होता है। तो अभी हम आप सभी को समझाते हैं कैसे होता है। तो उपकोषों के लिए निर्धारित मान, क्या? उपकोषों के लिए निर्धारित मान, तो यहाँ पे देखिए आप सभी लोग, S के लिए क्या होगा, P के लिए, D के लिए, F के लिए क्या होगा? तो L के लिए जो आपका मान होगा 0, अगर L बराबर 0 हो तो वो कौन सा उपकोष होगा? वो आपका S उपकोष होगा। अगर L की वैल्यू 1 है तो वो आपका P उपकोष होगा। और D उपकोष के लिए आपका L की वैल्यू 2 होगी। और F उपकोष के लिए आपकी L की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये सब पे फोकस नहीं करना है अभी आप सभी को। यहाँ इतना समझिए कि L की वैल्यू 0 कब होगी? S उपकोष में। L की वैल्यू 1 कब होगी? P उपकोष में। और D उपकोष में L की वैल्यू 2 होगी। F उपकोष में L की वैल्यू 3 होगी। ओके, आइए चलते हैं तीसरे पे, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हम M से लिखते हैं। क्या? M से लिखते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या यह उपकोष के अंदर कक्षकों में अभिविन्यास को दर्शाती है, यानी कक्षक त्रिविमी में किस ओर झुका है, इसे M से प्रदर्शित करते हैं। नियम क्या है? अगर हमें M का मान ज्ञात करना है तो मान कैसे ज्ञात करेंगे? N का मान सिंपल होता है, जो आपकी L की वैल्यू होती है उसे माइनस से लेकर के पॉजिटिव तक का हम ले जाते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी। समझाते हैं आप सभी को अच्छे से यहाँ पे उदाहरण के थ्रू। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप सभी लोग केमिस्ट्री में आप सभी हर टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं। हाँ, तो अब समझिए कि हम m की वैल्यू को कैसे ज्ञात करेंगे। क्या? हम m की वैल्यू को कैसे ज्ञात करेंगे? -L से +L तक जो वैल्यू हम प्राप्त करेंगे वो आपकी m हो जाएगा। नियम क्या कहता है कि m का मान ज्ञात करने के लिए हमें -L से लेकर के +L तक जाना पड़ेगा और शून्य को भी हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्या? आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे है आपका 3D। क्या? यहाँ पे है आपका 3D। क्या है? यहाँ पे है आपका 3D। इसके लिए हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या? इसके लिए हमें n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? n ज्ञात करना है। फिर क्या ज्ञात करना है? फिर हमें क्या ज्ञात करना है? फिर हमें क्या ज्ञात करना है? l ज्ञात करना है। और फिर हमें क्या ज्ञात करना है? फिर हमें क्या ज्ञात करना है? m की वैल्यू को ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? m की वैल्यू को ज्ञात करनी। तो यहाँ पे हम एक चीज़ दिखा देते हैं, जो आपका पीला कलर का रहेगा ये क्या दर्शाएगा?
ये आपका एन दर्शाएगा, और हरा कलर का जो रहेगा ग्रीन कलर का ये आपका क्या दर्शाएगा, एल दर्शाएगा, और जो आपका ये कलर रहेगा ये आपका क्या दर्शाएगा, तो ये आपका बैगनी कलर जो है ये आपका क्या दर्शाएगा, ये आपका एम दर्शाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। ओके, ये क्या है, ओके जो आपका येलो कलर दिख रहा है ये हमें क्या दर्शाएगा, ये एन को दर्शा रहा है, और ये आपके एल को दर्शा रहा है, और ये आपका एम दर्शा रहा है। ओके, एन की वैल्यू कैसे याद करते हैं, उपकोष के आगे जो नंबर होती हैं वही आपकी होंगी, तो एन आपका क्या हो जाएगा, एन आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि डी के पहले हमें 3 देखने को मिल रहा है। अब हम एल को ज्ञात करते हैं, एल क्या हो जाएगा, एस पी डी। डी के लिए एल की वैल्यू, डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, क्या होती है, 2 होती है। तो एल की वैल्यू 2, और हमें एम की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, एम की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम माइनस यल से प्लस यल तक जाते हैं। तो यल की वैल्यू 2 है, यल हमें 2 दिया है, तो हम क्या लेंगे, -2 -1 0 1 2, ये आ गई हमारी एम की वैल्यू। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। तो आइए फिर समझते हैं, यहाँ पे आपको 3D दिया है, डी के पहले आपको नंबर में 3 देखने को मिल रहा है, तो यही आपका 3 हो जाएगा, मुख्य क्वांटम संख्या एन आपका 3 हो जाएगा। और एल को ज्ञात करना है, मतलब कि हमें द्विगंशी क्वांटम संख्या याद करना है। तो डी के लिए जो आपका एल की वैल्यू होती है, हमेशा डी के लिए हमेशा एल की वैल्यू आपकी क्या होती है, SPD012 होती है, क्या होती है, 2 होती है। तो ये हो गया, और हमने सीखा एम की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, -यल से लेकर के हम +यल तक जाते हैं। तो -यल, एल की वैल्यू 2 आई है, तो -2 लेंगे, फिर -1 लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, और आपका 2 लेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण यहाँ पे दिया है, समझते हैं, आप सभी लोग इस उदाहरण को समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे उदाहरण क्या दिया है, एल का मान 0, एल का मान 0 कब, एल का मान अगर 0 हो रहा है और आपका उपकोष कौन सा है, तो एस उपकोष है, तो उसके लिए एम की वैल्यू आपकी 0 होगी। और अगर एम की वैल्यू 0 हो रही है, एम की वैल्यू 0 होगी क्योंकि आपकी एल की वैल्यू 0 है, तो एम भी आपका 0 ही होगा। एल की वैल्यू अगर 1 हो रही है, एल की वैल्यू अगर 1 हो रही है, तो एम की वैल्यू -1 0 +1 होगा। अगर एल की वैल्यू 2 हो रही है, तो एम की वैल्यू -2 -1 0 1 2 होगा। एल की वैल्यू अगर 3 हो रही है, तो एम की वैल्यू जो होगी -3 -2 -1 0 1 2 3 होगा। कक्षकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी और 7 होगी। तो एक बात आप सभी लोग और नोट कर लीजिए, यहाँ पे दिया है कि किसी भी एल के मान के लिए एम के कुल मानों की संख्या 2l+1 होती है, क्या, 2l+1 होती है। तो आप सभी लोग एक बात नोट कर लीजिएगा, हमेशा के लिए आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, एस में जो कक्षकों की संख्या होती है, पी में और डी में और एफ में जो कक्षकों की संख्या होती है, क्या, कक्षकों की जो संख्या होती है, क्या, कक्षकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, वो कितनी होती है। तो कक्षक एस के लिए 1 कक्षक होते हैं, और पी के लिए कितने, 2 कक्षक होते हैं, कौन कौन से, ये रहे 2 कक्षक। और डी के लिए 3 कक्षक होते हैं, 1 2 सॉरी 1 सेकंड वेट, 1 सेकंड वेट। एस के लिए आपके 1 कक्षक होते हैं, क्या, एस के लिए आपके 1 कक्षक होते हैं, और पी के लिए आपके 3 कक्षक होते हैं, 1 2 3। और आपके डी के लिए 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। और एफ के लिए आपके 7 कक्षक होते हैं, 3 4 5 आपके 6 7 कक्षक हो गए ना। तो आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और डी के लिए 5, और इसके लिए 3, इसके लिए 1 कक्षक हो गए। 1 कक्षक मतलब 1 कक्षक, 3 कक्षक, 5 कक्षक, 7 कक्षक। तो यही होता है आपका 2l+1, क्या, यही रूल है आपका 2l+1 जो यहाँ पे कह रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे जो आपका 2l+1 रूल कह रहा है। तो अब आते हैं चौथे पे, जो कि है आपका चक्रण क्वांटम संख्याएं, जिसको हम स्पिन क्वांटम संख्या कहते हैं, जिसको हम एस से या एम एस से लिखते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर घूमने चक्रण की दिशा को बताती है। इसे एस या एम एस से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन या तो घड़ी की सीधी दिशा में, क्या, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, या फिर जैसे कि ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी घड़ी हो गई, क्या, ये आपकी घड़ी हो गई, क्या हो गई, ये आपकी, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपकी घड़ी हो गई। ओके, ये आपकी घड़ी हो गई, यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो घड़ी की सीधी दिशा में, सीधी दिशा मतलब कि ऐसे ऐसे चलती है ना घड़ी, घड़ी आपकी ऐसे ऐसे चलेगी। तो घड़ी की सीधी दिशा में अगर क्लॉकवाइज घूमेगा, या फिर विपरीत मतलब उल्टा भी घूमेगा। इलेक्ट्रॉन या तो घड़ी की सीधी दिशा में घूमेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर घड़ी की उल्टा दिशा में मतलब ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो समझ में आया।
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर से समझाते हैं आप सभी को। यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 घूमता रहेगा। और एंटी क्लॉकवाइज आपका ऐसे ऐसे उल्टा घूमता रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे, क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घूमेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो वो क्लॉकवाइज में घूमेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें केवल दो ही मान संभव होते हैं। किसमें? आपके चक्रण क्वांटम संख्या में। या तो वैल्यू आपकी प्लस में 1/2 होगी या तो वैल्यू आपकी माइनस में 1/2 होगी। और अब आइए देखते समझते हैं। तीर, क्या तीर की निशान अगर ऊपर है, तीर अगर ऊपर है तो जो किसकी वैल्यू एम की वैल्यू होगी, सॉरी जो आपकी एस की वैल्यू होगी वो आपका +1/2 होगा। और अगर इसकी वैल्यू नीचे की तरफ है मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो जो आपका एस की वैल्यू होगी वो आपकी माइनस में 1/2 होगा। क्या? माइनस में 1/2 होगा। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे दिया है तो ध्यान से समझिएगा। अगर आपकी इसमें केवल दो ही मान होते हैं। ऊपर की ओर तीर अगर है आपका ऐसा, अगर आपका तीर ऐसा है, कैसा ऐसा है आपका तीर, तो प्लस में होगा 1/2। और अगर आपके लिए इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू आपकी माइनस में 1/2 है, किसका? माइनस में अगर 1/2 है, -1/2 कब होगा? जब तीर की निशान नीचे की तरफ होगी। किसकी तरफ? नीचे की तरफ होगी। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं अपने इसके एक एग्जाम्पल्स को लेके। जैसे एक एग्जाम्पल, क्या एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो ये रहा आपका एक क्वेश्चन मैंने टाइप कर दिया। 2s2 में आपको क्या ज्ञात करना है? 2s2 में आपको चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करनी है। n ज्ञात करनी है, m ज्ञात करनी है, l ज्ञात करनी है और s ज्ञात करनी है। ओके, एक सेकेंड यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे मैंने क्या बताया हाँ, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। अगर घड़ी आपकी एंटी क्लॉकवाइज चलती है मतलब कि इलेक्ट्रॉन आपके एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो जो आपके निशान होंगे, तीर का निशान होगा वो ऐसे होगा। क्या होगा? वो ऐसे होगा जिसको हम क्या कहते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या? जिसको हम कहते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आया? और अगर तीर की निशान, क्या अगर आपकी तीर की निशान नीचे की तरफ है ऐसे, क्या ऐसे है तीर की निशान, तो इसको कहते हैं हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। मैंने तीर की निशान ऐसे बता दिया था जो कि मैं सॉरी मिस्टेक हो गई थी गलती से। और मैं नहीं चाहता हूँ कि इसी प्रकार से गलती आप सब लोग भी करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला निशान आपका होगा किसका? युग्मित इलेक्ट्रॉन का, जो कि एंटी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि क्लॉकवाइज घूमेगा। कैसे? क्लॉकवाइज घूमता रहेगा, ऐसे 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 ऐसे। ध्यान से समझिए, आपका सभी का ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ओके, फिर नीचे की तरफ घूमेंगे अगर जो है तो वो आपका जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा और इसका निशान आप सभी का ऐसा ऐसे होगा। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या? अब हमें आप सभी को क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे, किसके लिए? 3D के लिए। क्या? 3D के लिए आप सभी को मैं एक जो है क्वेश्चन देता हूँ। इसके लिए आप सभी को क्या ज्ञात करना है? इसके लिए आप सभी को क्या ज्ञात करना है? तो इसके लिए आप सभी को चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करनी है। किसके लिए? 3D 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3d 5 के लिए, 3d 5 के लिए आप सभी को ज्ञात करना है। ओके, तो आइए, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था ना डी के लिए कितने कक्षक होते हैं। तो डी के लिए जो कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं? 2l+1 होते हैं। यही आपके रूल था। यहाँ पे आपने पढ़ा था कि अगर हमें डी के कक्षकों की संख्या ज्ञात करनी है वो क्या होगी? कक्षकों की संख्या। जैसे कि हम n की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब हम आप सभी को यहाँ पे एग्जांपल बताते हैं। n की वैल्यू को ज्ञात करते हैं 3d 5 के लिए। n की वैल्यू ज्ञात करते हैं। किसकी वैल्यू? n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू, फिर आप सभी का ज्ञात होगा किसका? s की वैल्यू। ओके, तो आइए समझते हैं आपकी क्या होगी वैल्यू। n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू और फिर आपका किसकी वैल्यू? s की वैल्यू। ओके, तो n की वैल्यू आप सभी को क्या होगी? n की वैल्यू तो आप सभी की 3 हो जाएगी। l की वैल्यू क्या हो जाएगी? SPD है 0 1 2 हो जाएगी। ओके, m की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी, -1 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 1 हो जाएगा और आपका 2 हो जाएगा। अब यहीं पे आपका फंसता है s की वैल्यू आपकी क्या होगी। तो आइए हम समझाते हैं आप सभी को। यहाँ पे एक
चार्ट बनाते हैं। और हमने आपको बताया था कक्षकों की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो 2l+1 करना होता है। l की वैल्यू आप सभी की क्या दी है, 2 दी है, तो 2 × 2 + 1 5 हो जाएगा। तो हम 5 कक्षक बना लेते हैं। कितने कक्षक बनाएंगे, तो हम 5 कक्षक बनाएंगे। कौन कौन से, तो आइए बनाते हैं 5 कक्षक को। अच्छे से समझना आप सभी लोग। 1 कक्षक, 2 कक्षक हो गए आपके, 3 कक्षक हो गए, एक सेकेंड छोटा कर देते हैं, 1 कक्षक, 2 कक्षक, 3 कक्षक, 4 कक्षक, 5 कक्षक आप सभी के भर गए। हमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, तो हमें केवल 5 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो हम कैसे भरते हैं, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो सबसे पहले हम अपना युग्मित इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उसी में हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं। तो सेकेंड में भी हम आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन भरेंगे, थर्ड में युग्मित, फोर्थ में युग्मित और 5 में हम युग्मित इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो हमारा 5 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। और जो हम देखते हैं क्या ये जो घड़ी के सुई के दिशा में चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है या फिर क्लॉकवाइज, तो ये आपकी क्लॉकवाइज चल रही है। क्या ये आपकी क्लॉकवाइज चल रही है, तो इसलिए इसकी जो एस की वैल्यू हो जाएगी, क्या जो एस की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी क्या होगी, एस की वैल्यू आपकी पॉजिटिव में 1/2 हो जाएगी। क्या, पॉजिटिव में आपकी 1/2 हो जाएगी। तो आइए लिख देते हैं, जो आपकी एस की वैल्यू हो जाएगी, किसकी, एस की वैल्यू जो हो जाएगी वो प्लस में 1/2 हो जाएगी। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार फिर से समझा देते हैं आप सभी को युग्मित इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरते हैं। तो आइए समझते हैं आप सभी को युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। ये चिन्ह है आपका युग्मित का, ये चिन्ह है आपके युग्मित का, और ये चिन्ह है आपके अयुग्मित का। क्या, ये है आपके अयुग्मित का, अयुग्मित का। अगर हम 3D10 भरते हैं, क्या, अगर हम 3D10 को भरते हैं, तो एक एग्जांपल फिर से लेते हैं, किसका, 3D10, एक एग्जांपल बहुत अच्छा वाला एग्जांपल ले रहे हैं 3D10 का। किसका, 3D10 को समझिएगा आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन से। 3D10 इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, क्या, 10 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो आइए भरते हैं। तो पहले सबसे पहले एन निकाल लेते हैं, क्या, एन निकाल लेते हैं, एन की वैल्यू निकालिए, फिर किसकी, एल की वैल्यू निकालिए, फिर क्या, एम की वैल्यू निकालिए, फिर क्या, फिर आपको निकालना है किसकी वैल्यू, फिर आपको निकालनी है एस की वैल्यू। तो यहाँ पे आपकी एन निकलेगी, यहाँ पे आपकी एल निकलेगी, फिर यहाँ पे आपकी एम निकलेगी, फिर यहाँ पे आपकी एस की वैल्यू निकलेगी। तो एन की वैल्यू निकालिएगा, क्या होगा, 3 हो जाएगा, और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी है, SPD मतलब 0 1 2 हो जाएगी। फिर आपकी एम की वैल्यू -2 -1 0 1 2 हो जाएगी। और एस की वैल्यू को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें कक्षक ज्ञात करना पड़ेगा, और उसका फार्मूला होता है 2l+1। एल की वैल्यू आपकी 2 दी है तो 5 हो जाएगा ऐड करने के बाद। अब हम 5 कक्षक बना लेते हैं, 5 कक्षक बना लेते हैं। यहाँ पे आप सभी लोग देखिए 5 कक्षक बनाएंगे हम लोग। कितने कक्षक, तो हम लोग 5 कक्षक बनाएंगे एवरीवन। देखिए 5 कक्षक बनाते हैं। 1 कक्षक हो गया आपका, 2 कक्षक हो गया, 3 कक्षक हो गया, 4 कक्षक हो गया, और आपका 5 कक्षक हो गया। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो सबसे पहले युग्मित, सबसे पहले युग्मित, सबसे पहले युग्मित, सबसे पहले युग्मित, सबसे पहले युग्मित। फिर हम क्या भरेंगे, फिर हम भरेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। चलिए नीचे की तरफ चलिए, 7वां इलेक्ट्रॉन, 8वां इलेक्ट्रॉन, 9वां इलेक्ट्रॉन, 10वां इलेक्ट्रॉन। अब समझिए कि हम इलेक्ट्रॉन को गिनते कहते हैं। तो ये जो आपका युग्मित का पहला इलेक्ट्रॉन, ये पहला, फिर यहाँ पे दूसरा युग्मित, फिर यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन। फिर अयुग्मित पे आएंगे तो वो आपका 6वां इलेक्ट्रॉन होगा, फिर 7वां इलेक्ट्रॉन, फिर 8वां इलेक्ट्रॉन, फिर 9वां इलेक्ट्रॉन, फिर 10वां इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे कोई पूछे, इस क्वेश्चन में तो ओनली पूछा है कक्षकों की संख्या ज्ञात, मतलब कि एस आपके चक्र क्वांटम संख्या की संख्या ज्ञात कर, तो वो आपका पॉजिटिव में 1/2 तो आ जाएगा। क्या, वो आपका माइनस में 1/2 आएगा। क्या, एक आएगा आपका +1/2, एक आएगा आपका माइनस में 1/2, क्योंकि यहाँ पे युग्मित भी है और आपकी अयुग्मित भी है। युग्मित के लिए +1/2 और अयुग्मित के लिए -1/2 आपका हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आपसे पूछता कि 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 7वां इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, युग्मित या अयुग्मित, तो 7वां इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा। तो आइए देखते हैं। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा, ये रहा 5वां, ये रहा 6वां, ये रहा 7वां। 7वां आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। क्या, 7वां आपका एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो इसके लिए इसकी जो वैल्यू होगी एस की, वो माइनस में 1/2 हो जाएगी, माइनस में 1/2 हो जाएगी। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी के लिए क्वेश्चन देते हैं कि क्या आप सभी के लिए क्वेश्चन देते हैं 2P6, क्या
2p के लिए आप सभी को चारों क्वांटम संख्या याद करनी है। 2p के लिए आप सभी को चारों क्वांटम संख्या याद करनी है। आपको n की वैल्यू बतानी है। क्या आपको n की वैल्यू बतानी है, l की वैल्यू बतानी है, m की वैल्यू बतानी है और साथ ही साथ आपको s की भी वैल्यू को बतानी है। आंसर करना है आप सभी को कमेंट बॉक्स में। ओके, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतने रखते हैं, धन्यवाद।